ये जो वेंटिलेटर्स पर रखा हुआ है बेचारा, हर दिन का उसका 2-2, 3-3 लाख का बिल बन रहा है। सत्य में तो वो जा चुका है, पर जब 10 दिन तक बिल बन गया 20 लाख का, जब वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब क्या बच पाएंगे? हमारी महिलाएं बैठती थी, उठती थी, खड़ी होती थी, ये सामान लाती थी, चक्की चलाती थी, कुएं का पानी लाती थी। साहब कभी भी घुटने कमजोर नहीं थे, वेरिकोस की प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी ओबेसिटी नहीं थी। वेस्ट में स्टैंडिंग किचन बहुत सही है, वहां पे महिलाएं और पुरुष खाना नहीं बनाते। उन्होंने ओवन निकाला, ब्रेड के अंदर उन्होंने चीज रखा या वो मीट का पीस रखा, उसके ऊपर रखे टमाटर, अंदर डाला, रेडी हुआ, सॉस लगाई, खा गए। 40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे यहाँ के लोग जीन्स पहनते हैं, स्पर्म काउंट खराब नहीं होगी। वहां पर गला बंद होना चाहिए। हम यहाँ पर वो इसीलिए बेचारे टाई लगाते हैं। हम यहाँ बच्चों को प्राइमरी स्कूल में टाई लगा के गर्मियों में भेज रहे हैं। तुम डायबिटीज को कितने दिन में ठीक कर लेते हो? सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। तो है थायराइड बीपी सारी जिंदगी, बीपी सारी जिंदगी। भारतीय समाज कभी भी हरी मिर्च लाल मिर्च नहीं खाता था। साइंटिफिक वैलिडेशन हमारा आयुर्वेद का रोक दिया कि आयुर्वेद फिर भी आपको वो देता है जो विश्व में कोई किसी को नहीं देता, कोई और मेडिकल सिस्टम नहीं देता। वर्ल्ड के फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराने। हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं? विदेश। और विदेश जाके वापस आके फिर आयुर्वेद के पास ही आ रहे हैं। एक ही घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों एक ही खाना खा रहे हैं, नहीं टेंशन करते हैं साहब, फिर भी एक को बीमारी हो रही है। दैट वी डायग्नोज बाई गृह चिकित्सा। गट ब्रेन एक्सिस है साहब। आप यहाँ पे टेंशन लोगे तो गट हमेशा खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। अपने मन और आत्मा को एकाग्रचित्त करके, व्यक्ति की नाड़ी देख करके करीब 3 घंटे तक खाली पेट होना चाहिए। अंदर क्या चल रहा है सारा स्कैन करते हैं। ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस। अब कुछ लोग होते हैं वो कितना भी खा लें वेट नहीं बढ़ता साहब। ऐसा होता है, वो वाता प्रकृति। कुछ लोग थोड़ा खा लें मोटे हो जाते हैं, वो कब प्रकृति। मुगल के समय पर आयुर्वेद कभी भी कमजोर नहीं। भारतीय कल्चर मुसलमानों के राज्य में कभी कमजोर नहीं हुई। अच्छा। भारतीय कल्चर मुसलमानों के राज्य में हमेशा बढ़ी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। द अरविंदम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आज बात आयुर्वेद की, और इसके लिए हमारे स्टूडियो में जो मेहमान हैं वो जाने माने आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं। इसके अलावा होलिस्टिक हीलिंग के विशेषज्ञ हैं और ज्योतिष के भी विशेषज्ञ हैं। इन सब विषयों पर जितना उन्होंने काम किया, अगर उसके बारे में बताने में बैठ जाऊं तो सच बता रहा हूं एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ जाएगा। लेकिन आप डिस्क्रिप्शन में उनकी जर्नी ज़रूर एक नज़र डाल लेना आप। हाँ, ये बात मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि बहुत ही ध्यान से इस एपिसोड को देखिए। लाइफ चेंजिंग एपिसोड होने जा रहा है। आयुर्वेद को लेकर जो जो बातें आपको पता चलेंगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, वो आप नहीं जानते होंगे या नए नज़रिए के साथ आप तक पहुँचेंगी, जो वाकई आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेके आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। और डॉक्टर तन्मय गोस्वामी हमारे साथ हैं। सर प्रणाम। प्रणाम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सर, जिस तरह से मैं आपकी जर्नी देख रहा था, चाहे जर्मनी, अमेरिका और दूसरे देशों में, रशिया, अलग अलग जगहों पे लगातार आप काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ाने का काम हो और या फिर अलग अलग पोस्ट पे आप रहे हैं, यहाँ तक कि आयुर्वेद से जुड़े जितने भी काम आपने किए, इतना बड़ा विशद तरीके से काम अकेले आप हैंडल कर रहे हैं। क्या वो लम्हा रहा कि जिसने आपको पूरी तरह से इसमें झोंक दिया और लगातार आप आगे बढ़ रहे हैं? मैं एक प्रोफेसर की संतान हूँ जिसने श्रीमन माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय का जो एक आचार्य मनमोहन गोस्वामी जी महाराज, हमारे दादा गुरु आचार्य सुदामा जी महाराज, हम लोग वृंदावन के राधा रमण परंपरा को से आते हैं जी। और एक ऐसा संप्रदाय जो बचपन से हमको ये सिखाता है कि लोगों के जीवन में परिवर्तन लाना है। कोई भी एक बीमारी आप बता दो जो वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम, जिसको ह्यूमन मेड है, वो उससे आपने क्योर कर दिया हो। जैसे मैजिक एक्ट है ना, वो एलोपैथी को मैजिक एक्ट में मैं मानता हूं। चमत्कार को नमस्कार है। उस समय पर आपने गोली खाई, अरे वाह, हाँ, मेरा दर्द चला गया। अरे भाई साहब, कितनी देर के लिए गया? सिर्फ 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे के से ज्यादा कोई एलोपैथी की दवा कारगर नहीं है। उसके बाद में फिर दर्द जो का त्यों,
और ज्यादा खा लिया आपने तो दर्द के लिए आपको उस दवाई की डोज बढ़ानी पड़ेगी और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं उसको भी फेस करना पड़ेगा। व्यक्ति ने दारू पिला दी और वो भूल गया, फिर उसको बीवी भाग गई, अब उसने फिर दारू पी ली, फिर याद नहीं है, दारू का नशा उतरा, फिर दारू पिला दी। ये सॉल्यूशन नहीं है। जब मैंने ये देखा जीवन में कि ये सॉल्यूशन नहीं है, तो क्या आयुर्वेद सॉल्यूशन दे सकता है? तो देखा, हमारे दादाजी अध्यात्म से चिकित्सा करते थे, हमारे नाना जी आयुर्वेद से चिकित्सा करते थे, हमारे पूज्य पिताजी महाराज भी धर्मशास्त्र से दैव चिकित्सा करते हैं मंत्रों के द्वारा। तो जब मैंने ये देखा तो ये समझ में आया कि गलती वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम की नहीं है, गलती हमारी है। यदि लोगों के पास में एक अच्छा टाइम टेस्टेड सॉल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो लोगों को तो बेचारों को जो अवेलेबल है उसी पे जाना पड़ेगा। और उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उनकी लॉबी बहुत अच्छी है, दे आर वर्किंग। देखो, उंगली उठाना आसान है, आप लोगों को कहते हैं कि ठीक है क्विक फिक्स है, वो भी जानता है, उसको पता है कि दर दर की ठोकरें खा रहा है, इतना भयंकर बिल बन रहा है, अपोलो एस्कॉर्ट वगैरह बेचारे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो कॉर्पोरेट वे ऑफ अप्रोच जिस तरह से आ चुका है उसमें आदमी जाने में डरता है, क्योंकि एक बार गया ना तो इन्वेस्टिगेशंस की झड़ी लग जाती है, ट्रीटमेंट जो का त्यों, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हम क्या सॉल्यूशन दे पा रहे हैं? यह जो एक रिवोल्यूशनरी थॉट रहा, इसने मुझे एक्टिवेट किया और 50 साल में की अवस्था तक मैं बराबर दक्षिण भारत में चले जाने के कारण मैं 1990 और 92 का वो सत्र, जब बाबरी मस्जिद की जब घटना घट रही थी, ये ढांचा गिरा था, उस समय पर दक्षिण भारत से एक संत पेजावर मठ के विश्वेश तीर्थ जी हमारे उत्तर भारत आए और अयोध्या तक नहीं जा पाए, और उनको फर्रुखाबाद एक जिला है जहां पर मेरी एजुकेशन हुई, हमारे दादा गुरुजी वहां पर आ गए थे मंदिर में पुजारी बन के, वहीं पर वो चिकित्सा किया करते थे। उस शहर में जब स्वामी जी को रखा गया तो उनको कन्नड़ा किसी को नहीं आती थी, हमारे यहाँ उनको हिंदी भी नहीं आती थी उस समय पर, तब इंग्लिश भी नहीं आती थी, तब संस्कृत में कौन बात करे। तब हमारे पूज्य पिताजी महाराज ने उनसे जब चर्चा वगैरह करी, उनको जब सामान वगैरह कुछ चाहिए था, उसमें जो संबंध बने दक्षिण और उत्तर के, उसकी वो नींव पड़ी जब हमारे पिताजी महाराज ने कहा कि हम दक्षिण भेजना चाहते हैं अपने पुत्र को अध्ययन के लिए, और मुझे स्वामी जी एक तरह से दक्षिण भारत ले गए। 30 वर्ष में वहां पर रहा हूं, और आप आश्चर्य करेंगे 2021 की कोविड में जब हमारी मां ने कोविड के कारण, मैं अस्पताल में ही था 15 दिन रहा, इधर लाशें गिर रही उधर लाशें गिर रही, कोई भी व्यक्ति ठीक नहीं कर पा रहा था। जो हॉस्पिटल गया वो चला गया और जो घर में रहा वो बच गया। उस समय पर हम तो संतान हैं, हमारा बड़ा परिवार है, जिसने जो राय दी हमने वैसा किया। जो विधि की इच्छा थी, हम अपनी माँ को एलोपैथी के विश्वास में हमारे जो सभी के निर्णय थे, वो मैंने ये देखा कि वैद्यम न प्रभुरायुषा, वैद्य आयु का प्रभु नहीं है अरविंद जी। वैद्यम रोगस्य व्याधि निग्रहम, जो व्याधि का निग्रह है, व्याधि को ठीक करने का काम तो है वैद्य का। वैद्यम एतद वैद्य से वैद्यत्वम, वैद्य का वैद्यत्व क्या है? रोग की निग्रह, व्याधि निग्रह, व्याधि को ग्रह कर देना। वैद्यम न प्रभुरायुषः, वैद्य आयु का प्रभु नहीं है, आयु का भगवान नहीं है। लेकिन ये जो डर है ना, मेरी मां शायद जाती, क्योंकि उनको कैंसर हो चुका था, शरीर जर्जर था, मैं मानता हूं, लेकिन वो जो एक हमारे व्यक्ति को ये जो डर बसाया गया है ना, शहर में रहो, इमरजेंसी हॉस्पिटल हो, यदि कुछ हो गया तो, ये जो डर है, इसकी वजह से लोग सोचते हैं कि डॉक्टर हमें मृत्यु से बचा लेगा। बिल्कुल नहीं। आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र है जो कहता है वैद्य आपकी बीमारी ठीक करेगा, पर आपकी आयु का भगवान नहीं है। जाने वाले को कभी भी, हमारे यहां स्पष्ट बोल दिया जाता है, ये रोग असाध्य है और ये रोग साध्य है, ये कष्ट साध्य है, ये असाध्य है। असाध्य हो तो घर की चौखट में रखो, घर में उसको बाकायदा आनंद से
खूब संगीत के साथ में विदा करो। उस समय पर हमारे यहाँ चिकित्सा के रूप में यह कहा जाता है, विधि गति अति कुटिला। विधि की गति बड़ी कुटिल है, पता नहीं कब अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा हो जाए, मरता जी जाए, जीता मर जाए। लेकिन प्रयत्न करो, वैद्य घर में रह के प्रयत्न करे। ये जो वेंटिलेटर्स पर रखा हुआ है बेचारा, हर दिन का उसका 2-2, 3-3 लाख का बिल बन रहा है। सत्य में तो वो जा चुका है, पर जब 10 दिन तक बिल बन गया 20 लाख का, जब वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब क्या बच पाएंगे? बोले वो तो वेंटिलेटर पर है, वेंटिलेटर हटाते ही वो सांस चली जाती है, अब आप बताओ। तो तब तक वो बेचारा अपने से प्रेम करता है ना, जिससे प्रेम करता है उसको वहां पे रखता है। जब उसके अंदर की, आप कब तक पहाड़ उठाओगे? एक दिन आप जब थक जाते हो ना, तब तक यह व्यापार उसको मजबूर करता है कि वो वहां पर रहे। जो केलेंगे, जो हमारे भाई बंधु होंगे, अरे वो लाख बेहतर हैं इन मनक्लीव लोगों से। मैं आपको उदाहरण देता हूं एक इसका। भारतीय वांग्मय में 50 वर्ष पहले आप चले जाओ, छोड़ो 50, 30 वर्ष पहले चले जाओ, आज भी आप गांव में चले जाओ, देहात में, बैठ के खाना बनाया जाता था। बिल्कुल, हमारे गांव में है, अभी भी ऐसा है ना। लेडीज, हमारी महिलाएं बैठती थी, उठती थी, खड़ी होती थी, ये सामान लाती थी, चक्की चलाती थी, घड़े कुएं का पानी लाती थी। साहब कभी भी घुटने कमजोर नहीं थे, नहीं, वेरिकोस की प्रॉब्लम नहीं थी, इतनी ओबेसिटी नहीं थी। अब स्टैंडिंग किचन आप ले आए। आपने कभी स्टडी करी? वेस्ट में स्टैंडिंग किचन बहुत सही है, वहां पे महिलाएं और पुरुष खाना नहीं बनाते हैं। उन्होंने ओवन निकाला, ब्रेड के अंदर उन्होंने चीज रखा या वो मीट का पीस रखा, उसके ऊपर रखे टमाटर, अंदर डाला, रेडी हुआ, सॉस लगाई, खा गए। 15 मिनट से ज्यादा वहां पर किचन का इस्तेमाल नहीं है। बड़ी बात ये है। हाँ। आपके यहां भाई साहब, तो अरविंद जी, सुबह 3 घंटे, दोपहर 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, महिलाएं 8 से 9 घंटे खड़ी होकर के किचन में खाना बनाएंगी, तो उनके घुटनों का क्या होगा? क्या होगा? सही बात है। उनके पैरों का क्या होगा? सारी हमारी महिलाओं के पैरों में एड़ी में दर्द, पिलड़ियों में दर्द, घुटनों में दर्द, कमर का दर्द, बैठ के खड़ी नहीं हो पा रही। इसका जिम्मेदार कौन? हम पुरुष समाज। बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहां वेस्ट से आई हुई जो चीज है उसका विरोध करने का दम नहीं। जीन्स विदेश में ठीक है भाई, वो उन कारखानों में जो खनिजों की, जो वहां की जो माइंस थी, उनमें लेबर्स के लिए उन्होंने एक ऐसा कपड़ा ढूंढा जो सर्दियों में उनको काफी दिन तक चल सके, मजबूत हो, लंबा चले, लंबा खर्चीला कम हो। हाँ। और उन्होंने उसको फैशन की कैटेगरी में डाला। आपके सब लोग जहां पर -40 डिग्री टेम्परेचर में हमारे यहाँ के लोग जीन्स पहनते हैं, स्पर्म काउंट खराब नहीं होगी? स्पर्म मोटिलिटी खराब नहीं होगी? क्या वहां पर खाज, खुजली, फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा? लेडीज, हमारे यहां धोती पुरुष भी पहनते, स्त्रियां पहनती, हाँ, पूरी तरीके से टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होता। बिल्कुल, देयर इज ए मूवमेंट ऑफ, जैसे आप एक बंद कमरे में बैठेंगे, कितना बैठेंगे आप? तो हमारे यहां खुला, यहां पर भी, गले में भी। आप, मैं उदाहरण देता हूं, डबल कॉलर का जो सिस्टम है वो वेस्ट में चाहिए। -20-30 डिग्री टेम्परेचर है, गला सबसे कमजोर ऑर्गन है साहब सर्दियों के लिए। ठीक, हाँ। हमारे यहाँ भी सर्दियों में मफलर डालते हैं ना, बिल्कुल, है ना? हाँ। भाई साहब, चाइनीज ने कॉलर कभी भी डबल नहीं करी, क्योंकि वहां पर कभी गुलामी नहीं आई थी। उनकी कॉलर कैसी है? सिंगल वाली। इसीलिए आप उसको, जो हमारी जो ये जो मैं पहना हूं, चाइनीज कॉलर बोलेंगे, इंडियन कॉलर नहीं बोलेंगे। हमारी इंडिया में भी तो यही है। हाँ, कुर्ते में तो ऐसा ही होता है। कुर्ते में तो ऐसे ही होता है। बिल्कुल, आपके गले को हवा चाहिए, वहां पर गले को गला बंद होना चाहिए। हम यहां पर, वो इसीलिए बेचारे टाई लगाते हैं।
हम यहां बच्चों को प्राइमरी स्कूल में टाई लगा के गर्मियों में भेज रहे हैं। कल्पना करिए 2 महीने की ठंड और बाकी 10 महीने हमारे यहां दिखावा। जिस समाज की मानसिकता में उसकी अपनी इंडिजिनस क्लोथिंग्स पर गर्व नहीं, गौरवत्व तो नहीं। दुबई चले जाइए आप, वो उस गर्मी में भी वही बांध के बैठता है वो। हाँ। उनका वो जो चोला है हाँ। आप इमिग्रेशन पर जाइए, उनके पुलिस ऑफिसर सब क्या पहने हैं? वही चोला। ठीक। आपके भारत का एसपी इंस्पेक्टर जरा धोती कुर्ता पहन के दिखाए उसके आरोग्य के लिए बढ़िया चीज है ये। मैं नहीं कहता ना पहने, पहन सकते हैं। हमने अंग्रेजों को भगाया, उनके वस्त्र ले लिए। वही हम सब कुछ पहनेंगे, आप पहनिए, हम भी पहनते हैं। गुलामी दूसरे तरह की आ गई, लेकिन हम अपनी चीज को क्यों छोड़ें? अपनी चीज। मैं कहता हूं कि हम पिज्जा भी खाएंगे। हमने पिज्जा बर्गर को भी वात पित्त कफ के आधार पर निर्णय बनाया है। हाँ। और हम बनाएंगे। हम विश्व बंधुत्व के लोग हैं, हम विश्व की सारी चीजें करेंगे, लेकिन आप अपनी छोड़ दे, ये कहां का न्याय? आपके यहां खड़े होकर भोजन बनाना एक अपराध जैसा है महिलाओं के लिए। हमारी माओ, हमारी जो गृहिणी है, बहन है, बेटी है, बेचारी कैसे बनाएगी? अब उसका परिणाम क्या हो रहा है? घर में खाना बनाना ही बंद हो रहा है, खड़े नहीं हो सकते। ये उन्होंने उस समय पर स्ट्रेटेजिकली प्लान किया था 20 साल पहले। अब सब रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं मोस्टली। भाई साहब, पहले कभी 1 महीने में हम सब लोग फैमिली के संग में बाहर खाना खाने जाते थे और बहुत बड़ी बात होती थी, चलो भाई आज आउटिंग पर खाना खाने जाएंगे। आज स्विगी जोमैटो से घर में खाना ऑर्डर होके आता है, आधे घंटे में। घर में खाना नहीं बनता, चूल्हा बंद हो गया है। क्या हो रहा है? आप ऐसे समाज से अपेक्षा करते हैं स्वस्थ समाज होगा? सर ये कहीं ना कहीं एक चीज आ गई है ना कि हम अपनी थाती, अपने संस्कृति, उस पे जो है गौरव करना भूल गए हैं। एक्जेक्टली अरविंद जी। और ये पता नहीं कहां से कैसे आया, दूसरे की चीजें हमें अच्छी लगती है। बहुत बड़ा काम इसके ऊपर किया गया है। हाँ, अब ये बात मैं क्यों ना बोलूं, आयुर्वेद इसलिए लोगों को पसंद नहीं है क्योंकि वो इंडियन रूट से जुड़ा, इसलिए नहीं कि इससे फायदा नहीं होगा। अरे वो कहते हैं कि ये बीमारी वो बहुत धीमे धीमे काम करता है। हाँ बिल्कुल, ये बोला जाता है कि अरे आयुर्वेद में कहाँ फंस रहे हो, जल्दी इलाज चाहिए। अरे जल्दी कराओ, कहाँ यार तुम गोलियां खाते खाते रहोगे, चूरन खाते रहोगे। हाँ चूरन खाते रहोगे, चटनी खाओगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, तुम डायबिटीज को कितने दिन में ठीक कर लेते हो? सारी जिंदगी दवा खानी पड़ेगी। वो तो है। थायराइड बीपी सारी जिंदगी, बीपी सारी जिंदगी। यदि चलो सब छोड़ दो मेरे भाई, एसिडिटी हो जाए ना, पेंटाप्राजोल, एंटासिड, सारा जीवन चलता है। वो बंदा रोज रात को सोने से पहले या सुबह उठने से पहले 1 गोली खाएगा नहीं तो जिएगा नहीं। भयंकर एसिड हो जाता है। क्या कर रहे हो महाराज? तो क्या तुमने सारी जिंदगी नहीं चल रहे हो? आयुर्वेदिक दवाई यदि आपको 3 साल में उस बीमारी को अपरूट कर दे तो ये जल्दी हुआ है, वो जल्दी हुआ। सारी जिंदगी की गोली, हर दिन की गोली से 3 साल के अंदर बीमारी ठीक, कौन सा बेटर? एक थ्रोट का इन्फेक्शन, अभी एंटीबायोटिक खाया, ठीक थोड़ा थोड़ा लगा, बस 15 दिन रुक जाओ, थोड़ा हवा तो लग जाए, फिर खाना पड़ेगा। अब की बार इन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। देखिए, और साइड इफेक्ट तो सब पे लिखा भी होता है, लिखा है। आप गूगल कर लो किसी भी टैबलेट का तो 10 साइड इफेक्ट लिखा। अच्छा, एलोपैथी का साइड इफेक्ट है तो कोई दिक्कत नहीं, और ये किडनी खराब कर देगी। अरे भाई साहब, सीधा लिख देते हैं, आप टमाटर नहीं खाएं, आप ये नहीं खाएं, लौकी नहीं खाएं, और आयुर्वेदिक दवाई ना खाएं। आपकी समस्या है, भारतीय समाज किसमें फंसा है मालूम है? सिर्फ मैं में। इसको ये चिंता नहीं है कि हम जो छोड़ के जाएंगे आपके ही बच्चे इसी दुनिया में जिएंगे। उसको बस अपनी 2 जून की रोटी और मैं में फंस गया है। अब तो मोबाइल में घुस गया है, अब तो इसके बाहर ही नहीं है।
साइंटिफिक वैलिडेशन को लेकर भी आपने बहुत काम किया आयुर्वेद को लेके। इसकी ज़रूरत कहाँ महसूस हुई जब इतना हमारा विशद है और इस तरह इतना स्ट्रांग है जी, तो इसकी ज़रूरत कहाँ महसूस हुई और आपने जो क्या काम किया है वो क्या है? अरविंद जी, आज से 5000 साल पहले जब आयुर्वेद को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, भाई साहब, एक श्लोक आज के टाइम पे यदि मैं कह दूं बड़े से बड़े पंडितों को भी लिख के दिखा दो, नहीं लिख पाएंगे। उन्होंने उस समय के एविडेंस को, डेटा को स्टडी करके डॉक्यूमेंट बना के गए हमारे लिए, जिसको हम शास्त्र कहते हैं। उन्होंने उस सारे एविडेंस बेस्ड डेटा को कंक्लूड करके रिसर्च के डेटा को फॉर्मूलाज में, श्लोक के फॉर्म में लिखा। कहते क्या लिखा और क्या कहते हैं वो आयुर्वेद के लिए? मंदानाम व्यवहाराय, मंद बुद्धि के लोग इसका अध्ययन करके व्यवहार में लाएं, लोगों की बीमारी ठीक करें। बुद्धानाम बुद्धि वृद्धये, और जो बुद्धिमान है ना उनकी बुद्धि का वर्धन हो, रिसर्च हो। इसलिए मैं ये आयुर्वेद शास्त्र लिख रहा हूं। हमारे आचार्यों ने उस समय पर साइंटिफिक वैलिडेशन किया है। साइंस का हमारे यहां मतलब होता है विज्ञान, विशेष ज्ञानम इति विज्ञानम। हर चीज को सत्य की कसौटी पर खरा उतारना, प्रकृति की कसौटी पर खरा उतारना और उसको लिख करके जाना, दैट इज साइंस। अब उस जमाने में जब उन्होंने किया, आज जमाना बदला, तो आज की देश काल परिवेश के आधार पर रिसर्च करके उसको दोबारा रीस्टैब्लिश करना आपका अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी है। फॉर एग्जाम्पल, आप कह रहे हैं कि साइंस क्यों चाहिए? टमाटर क्या आयुर्वेद के टाइम पर था? नहीं था। नहीं था। ये तो पुर्तगीज के साथ में इंडिया आया है। इंडिया में कभी टमाटर उगता ही नहीं था। अब सब लोग दबा के टमाटर खाते हैं, सलाद में खाएंगे, आलू टमाटर की सब्जी, सारे चीज में टमाटर। टमाटर तो किचन में मस्ट है आज के टाइम में, इसके बिना कोई सब्जी नहीं बन रही है। तो भाई साहब, अब हमको जिस तरह से उन्होंने बताया कि आलू गर्म करता है, सर्दियों में इसलिए खाया जाता है, आलू हैवी गुरु है, पचने में गुरु है, चावल ठंडा करता है, दूध ठंडा करता है, दही, खट्टा दही गर्म करता है, ये जो मक्खन है ये चिकनाई देता है। ये सब हमारी रिसर्च, हमारी ये वो है स्टैंडर्ड मार्कर्स बनाए उन्होंने क्वालिटीज के। ये गर्म तासीर का, ठंडी तासीर का, ये खुश्की करता है, ये हमारे अंदर अंगचुअसनेस मतलब ऑयली बन देता है, ये हमारी बॉडी को सॉफ्ट कर देता है, ये हमारी बॉडी को कर्रा कर देता है। कहीं कहीं पे आपको बॉडी को, जिनकी बॉडी बिल्कुल फ्लैसिड हो जाती है, थुल जिसको कहेंगे आप, वो उसको कड़ा कर देता है। आज टमाटर क्या करता है? तो यह हमने साइंटिफिकली वैलिडेट किया और हमें पता पड़ा कि यह शरीर के अंदर उष्णत्व को बढ़ाता है, यह शरीर के अंदर की अग्नि को और उद्दीपित करता है, वात का शमन करता है, कफ का शमन करता है। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। हरी मिर्च हमारे आयुर्वेद में है ही नहीं। भारतीय समाज कभी भी हरी मिर्च, लाल मिर्च नहीं खाता था। अच्छा। जब ये पुर्तगाल आए ना, पुर्तगीज, ब्रिटिश, तो पहले क्या मिर्ची खाया नहीं जाता था? काली मिर्च, अच्छा, दक्षिण मिर्च। हम लोग काली मिर्च खाते थे, पिपली लंबी वाली मिर्च खाते थे। अरे बड़ा अच्छी हेल्थ होती थी। अच्छा। ये मिर्च हमारे यहाँ थी ही नहीं, लेकिन अब हमारे भोजन का हिस्सा है। ठीक। मैं नहीं कहता हूं कि ये खराब है। अच्छा, एक बात और बताऊं आपको, आयुर्वेद कभी नहीं कहता है कि ये खराब है और ये अच्छा है। वो कहता है सब कुछ अच्छा भी हो सकता है और जरूरत नहीं है तो वही चीज बुरी भी हो सकती, बीमारी का कारण भी बन सकती है। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, अब हमने क्या किया, हमने साइंटिफिकली वैलिडेट करके हरी मिर्च को आयुर्वेद में इनकलकेट किया। छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे यहां सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडी नहीं होती थी, नहीं थी। अच्छा। ये सिफिलिस सुना होगा आपने, गोनोरिया, ये नहीं था। ये पुर्तगीज और ब्रिटिश लाए थे इंडिया में, इसलिए इसका नाम रखा फिरंग। अच्छा।
और आप आश्चर्य करेंगे, इसको डायग्नोस किया हमारे आयुर्वेद के हिसाब से। और इसकी दवा कहां से आती थी पता है? चोप चीनी। चाइना से दवा आती थी इसकी। चोप चीनी चाइना में उगाई जाती थी, हर्ब। अच्छा। अरविंद जी, उस जमाने में भी हमारे यहां साइंटिफिक रिसर्च थी, वैलिडेशन था, और हम इंपोर्ट तक कराते थे मेडिसिन। प्रॉब्लम साइंस की कहां पे आई? साइंस के नाम को जब वेस्टर्न मेडिकल सिस्टम ने कहा कि ये मैं ही, जो हम देंगे वही साइंटिफिक, जो हम कहेंगे वही साइंटिफिक, बाकी सब अनसाइंटिफिक, मूढ़ विश्वास, अंधविश्वास और आडंबर, और ये सब गलत। समस्या वहां पे आई। आश्चर्य की बात तो तब हुई कि जब ब्रिटिश थे यहां पर, आयुर्वेद तब तक भी था। एक बात मैं आपको बताऊं, मुगल के समय पर आयुर्वेद कभी भी कमजोर नहीं हुआ। भारतीय कल्चर मुसलमानों के राज्य में कभी कमजोर नहीं हुई। अच्छा। भारतीय कल्चर मुसलमानों के राज्य में हमेशा बढ़ी, और हमने एक बहुत अच्छी तरह से, इनके और हमारे बीच में एक युद्ध हुए। हमारे क्षत्रियों ने, राजपूतों ने, जाटों ने, जादवों, इन सब ने युद्ध करके इसको इतना तगड़ा रख के बचाया कि अंततोगत्वा संधि की गई। हमने ये कहा कि भाई तुम राज्य करो, लेकिन हमारी किसी भी संस्कृति के बीच में आड़े नहीं आना। और जिस दिन औरंगजेब आड़े आए, उस दिन शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का बिगुल बजा, रणजीत सिंह महाराज का बिगुल बजा, महाराणा प्रताप का बिगुल अकबर के उसमें से बच गया था। भाई मीरा कब हुई? मुगल समय में। चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय कब उठा? धर्म ले लो आप, मुगल के समय में चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी का संप्रदाय, सारा वृंदावन का हमारा संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, हमारे धर्म कभी रुका नहीं। हमारे यहाँ आयुर्वेद के इतने बड़े बड़े शास्त्र उस समय पर संस्कृत में लिखे गए। भारत पर कभी भी राज्य नहीं हुआ, ये एक समझौता था। हाँ, चूंकि हमारी संस्कृति सबको समाहित करने की है, पार्ट बने। ब्रिटिश के आने पर हमारी चीजें बंद हो गई। हुआ क्या कि जब बख्तियार खिलजी ने जब हमारे यहां नालंदा जलाई 3 महीने तक, तब भी वो हमको हरा नहीं पाया। आप ताकत से इस कल्चर को कभी भी खत्म नहीं कर सकते। वही ईरान में 19 साल, इजिप्ट में 20 साल, इंडोनेशिया तक चले गए, भारत में नहीं खत्म कर पाए। समस्या आई जब ब्रिटिश ने, देखिए बाबर टेक्नोलॉजी लेके आया था, बारूद, तोप। हम अहिंसा के पुजारी थे, बुद्ध धर्म के, और हमने तलवारों से लड़ाई लड़ी। हो सकता है कि आपके भारतीय बड़े अच्छे योद्धा थे, लेकिन टेक्नोलॉजी कौन लेके आया? बाबर। जीता। अंग्रेज जब आए तो ये मैनेजमेंट भी लेके आए, और इन्होंने रिसर्च के नाम पर हर चीज में इन्होंने नेगेटिव रिसर्च की। इन्होंने सारी नेगेटिव रिसर्च की कि इसको कैसे करके इसको खत्म करो आयुर्वेद को। उनके पास में उन्होंने एक एक भारतीय हर्ब की बढ़िया रिसर्च करके उसको अंडर टेबल अंडर कवर कर दिया। आज भी यदि आप पुरानी बुक्स निकालेंगे ना, तो ब्रिटिश की जो फार्माकोपिया की जो रिसर्च है, वासा, अडूसा पर, गुडूशी, गिलोय पर सब है, लेकिन उन्होंने कहा ये बड़ी इफेक्टिव है, इसको अंडरग्राउंड करो। 1857 का जो गदर था, उसके बाद में आईपीसीआई, ये इंडियन पीनल कोड, उसके पहले नहीं था। अच्छा। 1880 के बाद की चीज है, और सीधा का सीधा उठा करके ब्रिटिश आईपीसी, ब्रिटिश पीनल कोड को इंडियन पीनल कोड बना के लगाया। उस टाइम पर एक भी रिसर्च नहीं हुई हिंदुस्तान में आयुर्वेद में। आप जो कह रहे हैं ना साइंटिफिक वैलिडेशन क्यों चाहिए, साइंटिफिक वैलिडेशन हमारा आयुर्वेद का रोक दिया ब्रिटिश ने।
ये प्रूव कर दिया। उन्होंने 3 कमेटी बनाई, उडुपा कमेटी दक्षिण में, देव कमेटी ईस्ट इंडिया में, भोर कमेटी नॉर्थ इंडिया में, और तीनों कमेटी ने रिपोर्ट पेश की कोर्ट में। दिस इज नॉट साइंटिफिक, आयुर्वेदा इज अनसाइंटिफिक। और वहां से आयुर्वेद का पतन शुरू हुआ। हर शहर में एक एक वैद्यराज होते थे, उन्होंने फिर एलोपैथी को पूरा एस्टैब्लिश किया, चमत्कार डाला, देखो एकदम दर्द खत्म, पेंसिलिन इंजेक्शंस वगैरह। उन्होंने अपनी अच्छी चीज को अच्छी तरह मार्केट किया और हमारी अच्छी चीज को डीमार्केट किया। अब समय बदला है, भारतीयों में फिर भी थोड़ी सी जागरूकता और विश्वास और सम्मान उसके अपने खुद के वजूद और खुद की संस्कृति के लिए आया है। मैं ही नहीं कहता हूं कि आप आयुर्वेद की हर चीज पर विश्वास करें, मैं ये नहीं कहता हूं कि हम परिपूर्ण हैं, मैं ये कहता हूं कि आयुर्वेद फिर भी आपको वो देता है जो विश्व में कोई किसी को नहीं देता, कोई और मेडिकल सिस्टम नहीं देता। वर्ल्ड के फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं आयुर्वेद से ट्रीटमेंट कराने, हमारे लोग कहां जा रहे हैं? विदेश। और विदेश जाके वापस आके फिर आयुर्वेद के पास ही आ रहे हैं। हमारे पास में वर्ल्ड के सारे लोग, सी यदि आपके पास में शक्ति है तो लोग आएंगे। मैं तो जाता हूं। बिल्कुल। अभी देखिए इजराइल का जो युद्ध हुआ है अभी हमास के साथ में, वहां पर एक एक जान की कीमत है। इतने सारे लोग आयुर्वेद के लिए भारत में आए। रशिया से कितने लोग भारत में आए हैं अभी इस युद्ध में, क्योंकि उनको पता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, साइकेट्रिक डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आयुर्वेद से ही ठीक होती है। उन्होंने सारी बड़ी बड़ी नींद की गोलियां दे ली। वो बच्चे बेचारे जो युद्ध में गए थे ना, उनको नाइटमेयर्स आते थे, रात में उठ जाते थे, लड़ना शुरू कर देते थे, गालियां देना शुरू कर देते थे, बीपी बढ़ रहा है उनका, क्योंकि उन्होंने वो बम ब्लास्ट देखने के बाद में, दैट्स अ डिजीज कॉल्ड एज पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। और हमने उसको आयुर्वेद से 10 दिन के अंदर बीपी नॉर्मल, बढ़िया नींद आना, कोई नाइटमेयर नहीं। यह है आयुर्वेद का कमाल। तो विषय आज के परिवेश में गलती किसी की नहीं है। आपका समाज जब कमजोर होगा तो विज्ञान भी कमजोर होगा। साइंटिफिक वैलिडेशन तभी तक कर पाओगे जब तक आपको उसके लिए देश काल परिस्थिति, गवर्नेंस अनुकूल है। अभी आप विरोध कर दे पॉलिसीज का, नहीं कर पाएंगे। तो कर लेंगे वो, जैसे अंडर करंट रहेगा, जैसे रहा। आज क्यों उठ पा रहा है? क्योंकि भारत उठ रहा है। मैं इसको राजनीतिक प्रवेश में नहीं कह रहा, ये भारत का एक ज्योतिष के आधार पर समय ऐसा है। आज भारत विश्व में विश्व गुरु के रूप में ही नहीं, एक हर मामले में जियोपॉलिटिकली अपनी लिवरेज दे रहा है। बिल्कुल। चाहे वो नॉलेज के आधार पे हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज हो, दे रहा है। ये भारत का टाइम है। तो भारतीय विज्ञान भी आगे आ रहा है और आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं। हम लोगों को अपने अपने लेवल पर कार्य करना है। आप अपने इस डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ के माध्यम से करें, हम आयुर्वेद के माध्यम से करें। मैं ये नहीं कहता हूं कि जो गलत है उसको स्वीकार करें। बिल्कुल। हम जहां पर कमजोर हैं हम स्वीकार करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, आप देखेंगे goswal.com पर, दिस डिजीज वी डोंट क्योर, दिस डिजीज वी क्योर एंड दिस डिजीज वी जस्ट सपोर्ट। हमने ये क्राइटेरिया अलग दिया हुआ है। समाज को ये बताना पड़ेगा कि कहां पर आप आयुर्वेद से 100% क्योर करते हैं, बिल्कुल, कहां पर आप सिर्फ सपोर्ट करते हैं और कहां पर अभी आप कुछ नहीं करते। हाँ, फिर भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एलोपैथ में नहीं है, दूसरे पैथ में नहीं है। रिसर्च भी हो रहे हैं और मैंने कहा कि आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं उसमें। गृह चिकित्सा, बायोकॉस्मोलॉजी, इस पे आप खूब सारा काम कर रहे हैं जितना मैं पढ़ रहा था। थोड़ा इसको अरविंद जी, आप भाषा में मैंने मतलब मैं विश्वास मानिए कि मैं आपको और उत्साहवर्धन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए जी। जिस दिन पत्रकार रिसर्च करके बैठेगा, जैसे आपने भी जो पॉइंट रखा ना, गृह चिकित्सा, बायोकॉस्मोलॉजी, ये हर किसी को ये वही पकड़ पाएगा जो गहन अध्ययन करेगा। और पत्रकारिता का मतलब ही है पूर्ण रिसर्च, साइंटिफिक वैलिडेशन, जो अभी आपने कहा। पर हम करते हैं डिजीज का, आप करते हैं उस विषय का। गृह चिकित्सा का मतलब है यथा शास्त्रम तु निर्णीत, जैसा कि हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया है
जो मेडिकल प्रोटोकॉल के आधार पर ट्रीटमेंट किया, शास्त्रोक्त ट्रीटमेंट, यथा शास्त्रम तो निर्णीत, जैसा शास्त्र में लिखा है ट्रीटमेंट किया, रोगम न शमम याति, लेकिन रोग का समशमन नहीं हुआ, तत्व्याधि ही कर्मजः बुधः, ऐसी बीमारी को कर्मज व्याधि कहा। मतलब ये हुआ कि आप सब कुछ अच्छा खाना खा रहा है व्यक्ति, वो कह रहा है मैं तो सब बहुत अच्छा खाना खाता हूं, योगा करता हूं, शराब नहीं पीता, कोई गलत काम नहीं करता, फिर भी कैंसर हो रहा है। ये तो इसको हमारे यहां कर्मज व्याधि का है, उनको भी होता है, पर यदि इनके बिना हो, जब कारण ही नहीं है, फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन, पता ही नहीं है फीवर आ गया, अब डॉक्टर परेशान, सारे टेस्ट करा दिए, सब नॉर्मल, एंटीबायोटिक देते गए और दिए जा रहे हैं और ठीक ही नहीं हो रहा है। एंटीबायोटिक दी तब थी थोड़ी देर के लिए, फिर हो रहा है। अब जॉइंट पेन है, कभी ठीक ही नहीं हो रहा है, अब खा रहे हैं स्टेरॉइड, नहीं हो रहा है। इसको हम कर्मज व्याधि कहते हैं। ग्रह का मतलब होता है जब ग्रहों के द्वारा हम कर्मों को डिकोड करते हैं, जिसको ज्योतिष से, जिस समय पर आपका जन्म हुआ अरविंद जी, वो दिन, वो समय और वो जगह, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के आधार पर हम फोटो ऑफ द स्काई लेते हैं और उसको हम आज की फोटो ऑफ द स्काई के संग में कंपेयर करके, डिकोड करके, उससे ये समझते हैं कि आपकी बॉडी की तासीर कैसी, आप प्रकृति जन्मतः कैसी लेके आए हैं, और वो जो प्रकृति है यदि वो अच्छी है तो अच्छे कर्म के कारण है, ऐसा आयुर्वेद मानता है। अब वो विषय अलग है। और यदि शरीर के अंदर जन्मतः स्वभावतः बीमारियां आने के चांसेस हैं, वो हम उस ग्रहों के आधार पर डिकोड करते हैं। सूर्य जब मीन राशि में होता है आसमान में, तो यहां पर हर जगह किल्ले फूटते हैं, वसंत होता है। जब यही सूर्य मेष में आता है, वृषभ में आता है तो गर्मी होती है, मिथुन कर्क सिंह में आता है तो बरसात होती है, जब ये कन्या में आता है, तुला में आता है तो कार्तिक मास, अश्विन के बाद में कार्तिक मास आता है। देखिए परिवर्तन हो रहा है वहां सूर्य का, लेकिन यहां मौसम बदल रहा है। इन ग्रहों का प्रभाव इस पृथ्वी पर है। -200 डिग्री टेम्परेचर होगा यदि सूर्य नहीं होगा, सब जम चुका होगा, आप हम सब ऐसे ही बैठे होंगे। सूर्य जो पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, लेकिन यहां पर जीवन का वो कारण है। सूर्य से हमारी जो डिस्टेंस है, वही यहां पर ये सब सृष्टि का कारक है। तो सूर्य का, चंद्रमा का प्रभाव जैसे सबको पता है, ये जो अमावस्या और पूर्णिमा पर पानी ऊपर नीचे आता है, वैसे शरीर के अंदर प्रेशर भी कम ज्यादा होता है। पूर्णिमा के टाइम पर हाईएस्ट फिट्स के पेशेंट आते हैं, अमावस्या के टाइम पर हाईएस्ट डिप्रेशन के केसेस आते हैं। क्यों? प्रभाव है इन सभी ग्रहों का। और ये क्यों उसी समय पर जन्म हुआ जब ये नेगेटिव एनर्जीज का कॉम्बिनेशन था। ये सब डिकोडिंग करने के शास्त्र को ग्रह चिकित्सा कहते हैं। जब हम ये देख लें कि बिना किसी प्रैक्टिकल कारण के आदमी भोजन भी ठीक कर रहा है, एक ही घर में 4 लोग रह रहे हैं, चारों एक ही खाना खा रहे हैं, नहीं टेंशन करते हैं साहब, फिर भी एक को बीमारी हो रही है, दैट वी डायग्नोज बाय ग्रह चिकित्सा। न्यूरो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम ग्रह चिकित्सा कहते हैं, आज की लैंग्वेज में आप कह सकते हैं। ये बहुत लंबा विषय है अरविंद जी, इस पर तो अब हम आपके संग में बहुत सारी चर्चा करेंगे। आपके माध्यम से जन जन तक इसको पहुंचाना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और बायो कॉस्मिक की जो बात हो रही थी, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, कॉस्मिक डिजाइन है ये लाइफ, हम इस प्रकृति के हिस्सा हैं। ये जो ज्योतिष है, ये जितने भी ये जो तारे हैं, ये जो प्लैनेट्स हैं, ये सब हमारे अंदर भी है। ये पिंड है तद ब्रह्मांड, जैसा ये पिंड है, ये जो आपका शरीर, मेरा शरीर, वैसा ही ये ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में जितने तारे हैं उतने हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं। तो ब्रह्मांड की कल्पना शरीर के अंदर, ये बायोकॉस्मोलॉजी है। और इसकी हीलिंग भी उसी आधार पर जब करी जाती है, कॉस्मिक लेवल से करी जाती है, जब एक प्रकृति के द्वारा इस ब्रह्मांड की प्रकृति को
इस शरीर की प्रकृति को अध्ययन किया जाता है, इसको बायोकॉस्मोलॉजी कहते हैं। इंटरेस्टिंग है सर, बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता चल रही, बिल्कुल नए तरीके से आप चीज़ों को बता रहे हैं और बड़े ही आसान भाषा में। मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा कि जो ये लाइफ डिसऑर्डर डिजीज़ है, लाइफस्टाइल बेस्ड, हाँ, जो स्टाइल बेस्ड जो डिजीज़ हैं, उनको आयुर्वेद किस तरह से टैकल करता है, किस तरह से ठीक करता है, चाहे शुगर हो, बीपी हो, या इस तरह की थायराइड, इस तरह की चीज़ों को? देखिए जितनी भी इनको बोलते हैं एनसीडी, नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स, लाइफस्टाइल के कारण होती हैं। अब आदमी फिजिकल काम कर नहीं रहा है, ब्रेन का वर्क ज्यादा है, शरीर का वर्क कम है, पैसा आ गया है, खाना ज्यादा खा रहा है, पचा रहा नहीं है, उसको बर्न कर नहीं पा रहा है। इसको हम पंचकर्मा के माध्यम से शरीर का शोधन करते हैं। अच्छा। एक बार आप जो भी बॉडी के अंदर गंदगी है साहब, उसको निकालना होगा। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की सबसे बड़ी समस्या है कि आप शरीर में बस संचय कर रहे हैं, खा रहे हैं, अंदर लेते चले जा रहे हैं, पर इसको बाहर निकालते नहीं हैं। जब आप शरीर के अंदर चीजों को लेते चले जाते हैं और शरीर से इसको बाहर नहीं हटाते, तो यही शरीर में रोगों का कारण बनता है। क्योंकि जितना चाहिए उतना ही शरीर रखता है, उससे ज्यादा होगा तो वो फिर वायरस और बैक्टीरिया की तरह एक्ट करता है। ब्रेन मैसेज देता है कि कोई बैक्टीरिया वायरस आ गया, पर वास्तव में वो शरीर के अंदर के टॉक्सिन्स हैं, मेटाबोलाइट वेस्ट हैं, और इम्यून सिस्टम अटैक करना शुरू कर देता है। इसी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। तो ये जितना भी विष है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का कारण ही, लाइफस्टाइल की ही वजह से ऑटो इम्यून प्रॉब्लम हो रही है। तो हम आयुर्वेद में स्टेरॉइड नहीं देते, हम आयुर्वेद में शरीर के अंदर से गंदगी को बाहर निकालते हैं। इसको कहते हैं पंचकर्म। वमन, घी इत्यादि पिला करके उल्टी कराते हैं, या विरेचन, शरीर के अंदर से मल मार्ग से गंदगी निकालते हैं। यह करने से लाइफस्टाइल डिजीज पक्का ठीक होती है। गट हेल्थ के बारे में आजकल बड़ी बात की जा रही है, वो थोड़ा सा अपने तरीके से आप समझाइए, ये क्या इस तरह की प्रॉब्लम है, गट लाइंस का गट ब्रेन बैक्टीरिया और ये सब? गट ब्रेन एक्सिस है साहब। आप यहाँ पे टेंशन लोगे तो गट हमेशा खराब हो जाएगी, पेट खराब हो जाएगा। सेकंड ब्रेन भी कहते हैं उसको। सेकंड ब्रेन कहते हैं। सारी बीमारियों का जड़ पेट है। अब भाई साहब जितना जरूरी उतना ही तो खाओ। इतना बड़ा पेट बेचारा, आदमी दबा के खाए जा रहा है, क्योंकि अब उसको खाने से ही वो अपना टेंशन कम कर रहा है। अब वो जाएगा का तो गट तो खराब होगा ना। अब आपका एक लिमिट है साहब काम करने की, आप उस लिमिट से ज्यादा काम करेंगे तो क्या होगा? वैसे बॉडी है। बिल्कुल। तो अब क्या हो गया है कि आदमी खाना भी खा रहा है, सुकून से नहीं खा रहा है। हमारे आयुर्वेद में कहा है काम, क्रोध, भय इत्यादि रख करके अति मात्रा में यदि भोजन करता है तो अमृत भी है, तो वो भी विष बनता है आपकी पेट के लिए, और फिर वो शरीर में जाकर के सारे विकारों को पैदा करता। इसलिए कम खाओ, गम खाओ, ये मेरी माँ हमेशा कहती थी। ये खाने से मुझे याद आया कि लोग बैठ के भी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब पारंपरिक रूप से ये रहा है कि बैठ के खाएं इत्मीनान से। भाई देखिए, पेट में ब्लड सप्लाई होनी चाहिए जब आप भोजन कर रहे हो। ठीक है। आलती पालती मार के खाओगे, बैठ के खाओगे तो ब्लड पेट के पास ही रहता है, पचेगा। अब खड़े होके खा रहे हो तो ब्लड सारा पैरों में नीचे चला गया है, तो पचेगा ही नहीं। स्वाभाविक है। इवन डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाना नहीं चाहिए। अब फॉरेन कंट्री में टेम्परेचर -20-30 डिग्री, सारा का सारा ब्लड पेट में ही रहता है, पैर हाथों में नहीं रहता है, वैसोकंस्ट्रक्शन होता है। जापान में आज भी आप जाएंगे तो वो नीचे बैठ के खाना खाते हैं, चौकी पर। हमारे अंदर तो अंग्रेज ही आते हैं, अंग्रेज जो छोड़ गया वही हम करेंगे। सर, आजकल जो तनाव है जिस तरह से लोगों में, वो हर चाहे काम की वजह से या जिस तरह का पूरा वो मार्केटिंग की जो आप बात कर रहे थे, वो सब कुछ इस तरह से डिज़ाइन है कि तनाव उसमें आ ही जा रहा है। इसके लिए आयुर्वेद या स्पिरिचुअलिटी में जिस तरह से आप हैं, क्या एक रास्ता है बेहतर? तनाव बाहरी कारण से नहीं आ रहा है। अच्छा। आत्मबल कमजोर हो रहा है इसलिए आ रहा है। आयुर्वेद स्थूल शरीर की चिकित्सा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर आत्मा के बल की चिकित्सा भी कराता है। कितना भी तनाव क्या हमारे बुजुर्गों को कम था? अरे साहब, घोड़े पर बैठ के कहां कहां जाते थे, चलते थे, क्या क्या नई कष्टों को झेला होगा। तनाव तो देखो कलयुग का नियम है, पर व्यक्ति के अंदर कितना आत्मबल,
अब देखिए इस समय पर बाहरी साइंस चल रही है, हाउ टू इम्प्रेस पर कार्य हो रहा है, हाउ टू लुक गुड पर कार्य हो रहा है, हाउ टू लुक हेल्दी पर कार्य हो रहा है, हाउ टू बी हेल्दी आयुर्वेद है उस पर कार्य नहीं कर रहे हैं, वो आयुर्वेद से होगा। हाउ टू बी गुड ये अध्यात्म से होगा, हाउ टू बी इंटरनली स्ट्रांग ये फिर आयुर्वेद से और अध्यात्म से होगा। तो हम अपने कार्मिक बॉडी में कर्म का पाक करें वो आदि दैविक, हम अपने अंदर आत्मबल को बढ़ाएं ये आध्यात्मिक, और हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें ये आदि भौतिक। ये तीनों अवश्य विषयों पर चलना पड़ेगा। एलोपैथ में सर जिस तरह से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तमाम तरह के टेस्ट लिख दिए जाते हैं, और आयुर्वेद में एक विधा थी नाड़ी चेक। नाड़ी चेक। अब ये कैसे काम करता है और कितना साइंटिफिक है? आप एक 3 स्ट्रिंग से सितार की, वीणा की इतने गाने निकाल लेते हैं। बिल्कुल। वैसे ही हम लोग अपने मन और आत्मा को एकाग्र चित्त करके व्यक्ति की नाड़ी देख करके करीब 3 घंटे तक खाली पेट होना चाहिए। अच्छा। अंदर क्या चल रहा है सारा स्कैन करते हैं। ये हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, ये हमारी नेचुरल इंटेलिजेंस है। पैटर्न को डिकोड करते हैं, रोज करते 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 करते, जैसे वो दुकानदार होता है ना, वो ग्राहक आते देख के समझ जाता है ये खरीदारी करने आया है या विंडो शॉपिंग के लिए आया है। वैसे ही हम भी नाड़ी देख के समझ लेते हैं कि बीमारी कितनी गहराई में है और कैसे है। क्या क्या इससे पता लग जाता है? वायु पता पड़ जाती है, तो हमें पता पड़ जाता है प्रेशर कैसे है, पित्त पता पड़ जाता है मतलब केमिकल मेटाबॉलिज्म कैसी है, कफ पता पड़ जाता है मतलब बॉडी के अंदर जो वायु जो वाटर का तत्व है वो कितना है। अब शरीर के अंदर यदि वायु बढ़ गई मतलब प्रेशर बढ़ गए, आप एक बीपी देखते हो ना वो 120/80, हम नाड़ी से देखते हैं ब्रेन का प्रेशर कैसा, लंग्स का प्रेशर कैसा, किडनीज का प्रेशर कैसा, और बहुत अच्छी तरह पता पड़ता है। मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे भी वैद्य रहे हैं कि जो आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आपके शरीर में कोई भी व्याधि होगी बड़ी से छोटी सारी सब पता पड़ता है, कुछ भी बताने की यह एक ऐसा शास्त्र है जो ज्योतिष, जनपत्र और नाड़ी, हम 2 चीजों का प्रयोग करते हैं, और 2 विधाओं का प्रयोग करने से और लक्षण शास्त्र से सब कुछ ठीक करा जा सकता है। क्योंकि आपको अंदर की शक्ति कैसी है इसका अनुभूति होती है। आप ये जान लेते हैं कि वो जो बीमारी जो लक्षण है इसके पीछे की जो शक्तियां हैं शरीर में वो कितनी ऊपर नीचे हैं, उनको ठीक करो। देखिए ये जैसे सुरताल पता पड़ जाता है आपका, जैसे आप भरतनाट्यम में उसका अपना एक अलग लय ताल है, बिल्कुल भारतीय संस्कृति, भारतीय संगीत के, वैसे ही आयुर्वेद भी आपके सिम्टम्स को एक अपने सुरताल में डालता है जो हमको नाड़ी से पता पड़ते हैं। ठीक है। हम बीमारी का गाना कैसा, और फिर हम उसी सुरताल में, भाई यदि बॉडी में खुश्की बढ़ गई तो हम पता पड़ जाता है खुश्की बढ़ गई है, तो हम उसको ऐसा आहार, ऐसा विहार, ऐसी औषधि देते हैं जो बॉडी के अंदर खुश्की को कम कर दे। गर्म तासीर बढ़ गई है तो ठंडी तासीर की दवाएं देते हैं, शीतवीर्य। ठंडक बढ़ गई है, हाथ पे ठंडे हो रहे हैं तो उस वक्त गर्म करते हैं। तो यही है आयुर्वेद। शरीर की अलग अलग प्रकृति की भी बात आयुर्वेदिक की जब भी होती है तो प्रकृति की बात की जाती है, वात पित्त कफ की बात की जाती है। तो मोटे मोटे तौर पे तो लोग जानते हैं, बट थोड़ी सी उसको अगर सिंपल वे में समझाएं कि क्या अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग प्रकृति होती है। ऐसा है अरविंद जी, स्वभाव और प्रभाव जी, मनुष्य का स्वभाव कभी नहीं बदलता, शरीर का स्वभाव भी कभी नहीं बदलता। जन्म मरणांतराल भाविनी, जन्म से मरण तक एक आपका अपना बेसिक नेचर, आपकी बॉडी का अपना एक नेचर है, उसको बोलते हैं ऐसी कृति जो प्रकृति है, जो बचपन से लेके अंत तक आपकी बॉडी का टाइप है वो। अब कुछ लोग होते हैं वो कितना भी खा लें वेट नहीं बढ़ता साहब ऐसा होता है, वो वात प्रकृति। कुछ लोग थोड़ा खा लें मोटे हो जाते हैं, वो कफ प्रकृति। ओबेसिटी की बात अलग है यहाँ पे, मतलब वो थोड़ा हट्टे कट्टे टाइप के होते हैं। कुछ लोग हैं जो भयंकर भूख लगती है, ज़्यादा खाएंगे तो मोटे, खाना बंद कर देते पतले। अच्छा, तो ये पित्त प्रकृति। कुछ लोगों को बड़ी जोर का बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो एकदम क्षमा मांग लेते हैं, ये पित्त प्रकृति। वात प्रकृति वाले
क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, उलझन में आ जाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान हो जाते हैं। ये बात है प्रकृति। कफ प्रकृति का व्यक्ति बड़ा सहनशील, तितिक्षा, टॉलरेंस वाला होता है। तो ये अकेली प्रकृति नहीं होती है, ये वात पित्त, पित्त कफ और कफ पित्त मिक्स होते हैं। आयुर्वेद का तो खैर अपना एक महत्व है ही सर। अच्छा, लेकिन दूसरे पैथों की अगर बात करें, एलोपैथ की बात करें, तो इमरजेंसी में कुछ जगह तो बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, उसकी ज़रूरत मानता हूं। है ना। लेकिन कुछ जगहों पर देखता हूँ, जैसे कि स्टोन की बात करें, खासतौर से गॉल ब्लैडर स्टोन, तो मैं देखता हूँ कि एक बड़ा व्यवसाय है इसका, कि इतने मैं सुन रहा था एक जगह सीधा ऑपरेट करा देते, सीधे ऑपरेट, गॉल ब्लैडर हटा दिया और दिन भर में मतलब सैकड़ों ऑपरेशन एक डॉक्टर कर देता है, इतनी तेजी से। सिर्फ गर्म पानी पिला दो, सिर्फ गर्म पानी, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर गर्म पानी पीने की आदत पड़नी चाहिए। 30 दिन गॉल ब्लैडर जिसका स्टोन जिसको है वो गर्म पानी पिए, सिर्फ 30 दिन, और खिचड़ी पर रहे, फैट ना खाए। अच्छा। और कुछ आयुर्वेदिक दवाएं हैं, उनमें इसे एक आरोग्यवर्धिनी का सेवन करे, कुमारी आसव ले ले। मैं ये नहीं कहता हूं कि हर केस हम ठीक कर देंगे इस फॉर्मूले से, लेकिन आराम तो हर किसी को दे देंगे। मतलब वो जो एक्सट्रीम सिम्टम है वो नहीं होगा। अच्छा। सर्जरी शुड बी द लास्ट रिसोर्ट अरविंद जी, आखिरी चुनौती सर्जरी होना चाहिए। जब सारे शस्त्र खत्म हो जाएं तब जब शास्त्र काम ना करे तब शस्त्र का प्रयोग है। स्टोन को लेके बोला जाता है एलोपैथ में कि अगर वो आपके पास पड़ा रहेगा तो कैंसरस हो जाएगा या फिर वो नीचे आ जाएगा। देखो साहब, ऐसा है, यदि ऐसा नहीं बोलेंगे तो आप ऑपरेशन कैसे कराओगे? अच्छा। देखिए, डर इंसान को वो कराने के लिए मजबूर करता है जो वो नहीं चाहता। ये मनुष्य का बाल्य स्वभाव है। माँ बोलती है गब्बर आ जाएगा, भाई सो जा। वही बात है। लेकिन अच्छा, एक चीज और भी आती है कि एलोपैथी ये कहता है कि गॉल ब्लैडर का कोई कैंसर आ जाएगा, सो जा, निकाल दे इसको, और क्या। और ये भी कहते हैं कि उसका कोई बॉडी में रोल है नहीं, तो वो नहीं रहेगा, नहीं। देखो साहब, फर्क नहीं पड़ेगा। देखो साहब, ऐसा है, रोल हो ना हो, मेरा सीधा सिद्धांत है, हम अपने शरीर की हर वस्तु का सम्मान करते हैं। हम तभी हटाएंगे जब हमारे सारे प्रयत्न फेल हो जाए। एलोपैथी में, वेस्टर्न वर्ल्ड में सर्जरी इज ए फर्स्ट रिसोर्ट, फर्स्ट चॉइस। आयुर्वेद में सर्जरी इज ए लास्ट। तो भाई सारे यत्न कर लो, आयुर्वेद ट्राई कर लो, फिर ना हो तो करा लेना। आयुर्वेद में इसका इलाज है। मैंने क्या बोला अभी? आप स्टोन गिर जाता है, आप गर्म पानी पिलाइए, खिचड़ी पर रहिए, 30 दिन तक यदि आपने परहेज कर लिया महाराज, और आरोग्यवर्धनी और कुमारी आसव वगैरह ले लिया, और आपको यदि इससे निजात मिल गया, सर्जरी न करानी पड़ी, तो अच्छा है ना। अब बहुत बड़ा हो गया है तो भाई करा लो, उसके बाद नहीं सर नहीं ठीक होता है, पर एटलीस्ट ट्राई तो कर लो। बिल्कुल। अच्छे वैद्य के पास जाकर के थोड़ा और इसमें ऐड करना पड़ सकता है। ये तो मैं बता रहा हूं जो जनरलाइज्ड है, कस्टमाइज्ड हर व्यक्ति के हिसाब से कुछ चीजें ऐड करनी पड़ती हैं। वो ठीक करके प्रयत्न करो 1 महीने का। बहुत बढ़िया। अरे 1 महीने में नहीं हो रहा, बहुत जोर दर्द हो गया तो करा लेना जा करके। लेकिन नहीं, आयुर्वेद दवाई मत लेना, ये खराब कर देगी। देखो, ये तो धोखा देने वाली बात है। तो फिर तो हम तो भोजन भी, फिर वो तो लौकी को बोल रहा है आदमी, वो गिलोय को कहता है कि ये कैंसर कर देगी। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करें? कहने को कोई कुछ भी बोल देगा। कोई बोल दे भाई आपकी माँ जो है, माता पिता ही ठीक नहीं है, तो कहता रहा इंसान भगवान नहीं होता, तुम्हारे नहीं होता, हमारे लिए है। तो ये देखिए, लोग क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट है। शास्त्र कहता है कि कराओ सर्जरी, अब कोई सोल्यूशन ही नहीं है, तो फिर तो तुमने इतना लेट कर दिया, नहीं कर पाएंगे हम ठीक, भेज देंगे, करा लो। लेकिन प्रारंभ के समय में तो कम से कम प्रयत्न तो करो ना भाई। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम आती है जो यूजुअली देखने को मिलता है, दांतों की प्रॉब्लम कुछ भी रहती है, और अगर डेंटिस्ट के पास आप गए तो वो एक ज़्यादातर जो चांस होता है कि आरसीटी करना पड़ेगा जी, रूट कैनाल। पुराने जमाने में कुछ नहीं, सरसों का तेल और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये सी सॉल्ट नहीं है, इनेमल काट देगा। अच्छा। सेंधा नमक थोड़ा सा, 1 चुटकी सरसों के तेल में मिला के आप लगाओ। यदि अब दांतों में आपने टोटली डेंटल कैरीज हो गई तो बात अलग है। और बबूल का काढ़ा आता है, बबूल की छाल लाओ, काढ़ा लो, गार्गलिंग करो मुंह में उठा करके, और इरी मेदादी तेल आता है, उससे ऑयलिंग करो। न ठीक हो तब करा लेना भाई अपने ये रूट कैनाल।
लेकिन जबरदस्ती तो मत कराओ महाराज। पहले जो घरेलू देसी हमारे जो भारतीय, मैं कहता हूं भैया तुम खूब कोट शर्ट पैंट को पहनो, लेकिन भारतीय ड्रेस भी पहन लो ना। भाई आप पहने हुए, आप घर में मैंने देखा है इतना बढ़िया आप धोती कुर्ता भी पहनते हैं, और कार्यक्रम जब होते हैं आप, जैसे आप है मल्टीटास्किंग, मैं भी पहनता हूं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप एलोपैथी ले रहे हो तो भारतीय भोजन ही बंद कर दोगे तुम। आयुर्वेद का मतलब है भोजन, वो बंद करवा देंगे क्या? गलत बात है, ये विश्वास नहीं करना चाहिए। आप ट्राई करें आयुर्वेद से पहले, जो मैंने बताया ना, सरसों का तेल और सिंधा नमक, उससे ब्रश कराइए, ठीक है। और बबूल की छाल के काढ़े से मुंह धुलवाइए। पंचवल्कल का क्वाथ चूर्ण आता है, उसको गर्म करके पानी में 200 ml पानी में 1 चम्मच डाल के उबाल के आधा करो, छान लो, उससे मुंह में गार्गलिंग करो। सही बात। फिर एक इरिमिदादी तेल आता है, उससे मुंह में ऑयलिंग पुलिंग करो, ठीक हो जाएगा। और नहीं होता है तो करा लेना। भाई मेरा मतलब ये है कि पहले इजी वाले रास्ते अपना लो, फिर करवा लेना। लेकिन जबरदस्ती तुम्हें शौक चढ़ा हुआ है कि नहीं 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 नहीं, तो फिर जैसी मर्जी। अब एक चीज़ और दिखती है, जैसे कि चाहे आजकल की जो जीवनचर्या है वो, उसका असर हो या खान पान का असर हो, कि लोग उम्र से ज़्यादा दिखने लगे हैं, बूढ़े दिखने लगे हैं, और इसकी वजह से भी बाहर का कारोबार बढ़ रहा है कि जवानी लौट आएगी और समथिंग ऐसे से सब चीज़ें बेची जा रही हैं। अब सवाल ये है, वजह जिस तरह का खान पान है, मेंटल स्ट्रेस है, तो एजिंग तो फास्ट होनी ही है। एजिंग का मतलब है उत्साह। यदि आपके अंदर एक्टिवनेस खत्म हो जाए तो बुढ़ापा आ गया। अच्छा। आपकी स्किन के अंदर सॉफ्टनेस खत्म हो जाए तो बुढ़ापा आ गया। अच्छा। देखिए बुढ़ापे के साइंस क्या है, बोन वीक हो जाए बुढ़ापा आ गया, उसको रिवर्स एजिंग करना ही पड़ेगा। तो इसका कोई तरीका है आयुर्वेद? अरे हमारे यहाँ 8 ब्रांच है आयुर्वेद की। काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट, जरा, अजरा, बुढ़ापे को ठीक करना। राजाओं के पास सब कुछ था अरविंद जी, वो जानते थे कि जाना तो है एक दिन, जितने दिन जिए जवानी में जिए। इसको बोलते हैं रसायन। ये हमारे आयुर्वेद का वन ऑफ द बेस्ट। पूरे विश्व में किसी भी मेडिकल सिस्टम पे आप चले जाओ, रिवर्स एजिंग, एंटी एजिंग कंसेप्ट सिर्फ आयुर्वेद देता है वर्ल्ड को। रसायन चिकित्सा, इसका पूरा वर्णन है हमारे आयुर्वेद में, चैप्टर्स पे चैप्टर्स हैं, अलग ब्रांच है। और ये हमारा, देखो एजिंग होना तो नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है, पर बुढ़ापे को रोक देना, अरे फिट रहना चाहिए इंसान को। अब लोग कहते चश्मा, चश्मे का कोई संबंध नहीं बुढ़ापे से। हम लोग बालों को, हमारे धर्म संस्कृति है कि हम उसको हटा के रखते हैं, और चश्मा तो आजकल वो हो गया है, एक हमारा फैशन है साहब, ज्ञान का। लेकिन ये तो वो है लेंस की प्रॉब्लम। जब आपके चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाए, जब आंखों का तेज खत्म हो जाए, जब बोन की डेंसिटी चली जाए, जब शरीर के अंदर स्टेमिना खत्म हो जाए, वो है बुढ़ापा। बुढ़ापा रोकने का तरीका ही है आयुर्वेद। अच्छा। रोज खाइए आंवला, 1 चम्मच आंवले का पाउडर का लेप लगाइए, और स्नान करिए, आंवला की चूर्ण स्नान। 100 वर्षम जयेत यौवने, 100 साल जीता है व्यक्ति तगड़ा हो। क्या बात है। आजकल के एक और प्रॉब्लम है, अपच वाली दिक्कत, जो गैस बनना, ब्लॉटिंग, और टॉयलेट में जो है घंटों घंटों बैठे। अरे लोग साहब वो मोबाइल लेकर के, पहले अखबार लेके बैठते थे, कॉफी पीते हैं वो जो टॉयलेट में बैठ करके हैं। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, मेरे पास रोगी आते, अच्छा। उतर नहीं रही है, तो कॉफी पियेंगे वहां बैठ के, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, बीड़ी सिगरेट तो सुना है ये सब, गुटखा खाते, मुंह चल रहा है, दिमाग में टेंशन लेके वो अखबार पड़े हुए। अब एक और जुड़ गया साथ में, क्या? मोबाइल। मोबाइल तो खैर आधे घंटे बैठे रहते, पता नहीं रील चल रही है, और सारे पैर वैर सब सो जाते हैं। तो कुछ तो फर्क पड़ता होगा इससे ना, तभी तो लोग लेके इसको बार बार बैठते हैं। क्या है ना, वो डाइवर्ट करते हैं। आदमी को एक ऑब्सेशन हो गया है बिजी रहने का, ब्रेन नॉनस्टॉप चल रहा है इंसान का, वो रात को सो भी नहीं पाता, चल रहा है तो सोच रहा है, खाना खा रहा है तो सोच रहा है, मल विसर्जन कर रहा है तो सोच रहा है,
सोचता रहता है। उससे भागने के लिए उसने इस रील का सहारा लेता है। वास्तव में देखा जाए तो कहा जाता है हमारे मल विसर्जन में मन को शांत करके बैठा जाता है, तो अपने आप ही शरीर जितना भी दोष है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। अब आधे आधे घंटे लोग कॉन्स्टिपेशन में क्यों बैठे हुए हैं? पहले तो मलासन में 1 गिलास पानी पिए, जिससे कि पूरा पानी नीचे चला जाए और प्रेशर बने, और शांति से जाकर के बैठे, और कमोड में ना बैठे। अब कमोड है तो कम से कम कोई चौकी वोकी लगा दे, पैर थोड़े टेढ़े हो जाए। अमेज़न वगैरह मिलता है, मिल जाता है। अब नहीं तो अभी कह देंगे आप कमोड पे ना बैठो, तो लोग तोड़वा करके फिर वो कहीं इंडियन टॉयलेट बनवाए, घर में झगड़ा वगड़ा हो जाएगा। तो मैं नहीं कहता, मैं कहता हूँ आजकल वो आता है ना, वो सीट वीट लगवाने के लिए, उसमें भी धंधा आ गया। तो चलो भाई, कम से कम पैर जो है थोड़े टेढ़े कर लो, जिससे कि जो स्फिंक्टर है, एनल स्फिंक्टर, थोड़ा खुल जाए, तो गंदगी सब निकल जाए। शांति से बैठो भाई। वो एक जगह है जहां पर आप अपने आप के संग में बात कर सकते हो। शांति से तो बैठो। ठीक। 2 मिनट से 5 मिनट के अंदर कार्य पूरा हो जाता है मल विसर्जन का। यदि पहले आदमी 1 गिलास मलासन में बैठ के पानी पिए और थोड़ा चले और जाके शांति से बैठे और पैर थोड़े उकड़ू रहे, मतलब मुड़े हुए रहे, तो बड़े आराम से मोशन हो जाता है। ठीक है। थोड़ा सा त्रिफला और जो जीर्ण खाना को पचाने की औषधि ले लें। ये खाना पचेगा नहीं तो बॉडी कहती मैं तो नहीं बाहर निकालूंगी, मुझे टैक्स नहीं मिला, मुझे इसका रस चाहिए खाने का, तुमने जो दिया है बॉडी में, तो वो वही फंसा रहता है। तो थोड़ा डाइजेस्ट करें भोजन को, डाइजेशन हो जाएगा, भोजन नीचे जाएगा। थोड़ा सा त्रिफला इत्यादि का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा करेंगे तो फिर हैबिचुएटेड हो जाएगा। अच्छा, आदत पड़ जाती। वो कोई दवा आती थी, मैं नाम नहीं देना चाहता क्योंकि वो प्रचार हो जाएगा, ब्रांड वैल्यू नहीं बोलता मैं। भाई साहब, वो लेने वाले लोग अब उसके बिना उनका मल विसर्जन होता ही नहीं। तो कैसे नाम है मुझे भी पता है। हाँ, मैं बहुत डरता हूँ बताने में। पी से भी है, के से भी, बहुत सारी है। सही बात। अब उनको हैबिट हो गई। अब वो तो मेरे को पता है, मैंने भी एक बार कभी लिया था, तो पूरा मल का कलर ही बहुत ब्लैक कर देता है, और पता नहीं क्या करता है। ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। अब इसमें दोष आयुर्वेद को देते हैं। भैया एलोपैथी में क्रेमाफिन वगैरह है, उनका निकालो। हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं वायु को नीचे करो, खाना पचाओ, और मलासन के समय पर मलासन पहले जल पियो, मलासन में बैठ के 10 मिनट पहले थोड़ा वॉक करो और शांति से जाके बैठ जाओ, पर मोड़े होने चाहिए पैर, घुटने। निश्चित रूप से शरीर तो चाहता है गंदगी निकाल दे भाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जिस तरह से आपने तमाम चीज़ें बताई, और बस दर्शकों को उन चीज़ों को उम्मीद है कि सबने ध्यान से सुना होगा, बस इम्प्लीमेंट करें तो ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव हो गया। और जो ये विषय आपने सर छेड़ा है, तो मुझे लग रहा है इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं, इसको आगे चलाएंगे। और मेरे अंदर भी वो जिज्ञासा जगी, दर्शकों के अंदर भी जगी होगी। तो एक बार और हम फिर से बैठेंगे ज़रूर। फिलहाल के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।